अब स्क्रीन बड़ी है। ओके, यहाँ पर एक चार्ज Q है, मास है उसका m। तो आपको देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि इस पर नीचे की तरफ बेटा mg फोर्स लगेगी और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी Q इंटू ई, जहां पर E होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग। नहीं, टॉपिक नहीं है तो बेटा डाउट है, मैं पहले करा चुका हूं क्लास में बच्चे। ठीक, ये डाउट है अंश गुलाटी का और अरोड़ा साहब का। QE बराबर mg अगर हो गया तो फिर ये इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो मान लो कि एक कंडीशन 1 है जहां पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, और ये कंडीशन 2 है जहां फिर से मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा। उस इक्विलिब्रियम मिलने का कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू है वो 2x पर मिलती है। ये तुम्हें कैसे पता है? वो इस तरह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और x का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं रिंग के लिए तो वो कुछ इस प्रकार का आता है। और अगर ये याद नहीं है तो बीमारी है बेटा। इलेक्ट्रिक प्लस माइनस r/√2 पे मैक्सिमम मिलता है, पर किसी एक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आई हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2। यानी 2x पर मुझे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। यानी इस पोजीशन 1 पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई ना कोई पोजीशन 2 x2 भी एग्जिस्ट कर रही होगी जहां पे मुझे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। mg तो कांस्टेंट है भाई। अगर mg कांस्टेंट है इसका मतलब ये कि दो जगह मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर पोजीशन 1 इक्विलिब्रियम है तो पोजीशन 2 भी इक्विलिब्रियम होगी। और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो तुम्हें ये भी समझ आना चाहिए इसमें कि कोई एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, कोई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस करो पार्टिकल को और रिलीज कर दो तो मीन पोजीशन की तरफ वापस ना आए, दूर चला जाए। तो जरा देखो इसको कि मैं फर्स्ट वाली कंडीशन से इसको ऊपर की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस करूं चार्ज को, तो मैं ये x1 पोजीशन है, ये वाली फर्स्ट पोजीशन, मैं इसे थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर रहा हूं। और डिस्प्लेस करने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब इस जगह पर, इस पोजीशन पर जो ऊपर की तरफ फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो बढ़ गई, और mg तो उतनी ही है। mg थोड़ी बदल रहा है, mg तो कांस्टेंट होता है। और अगर तुम्हारा mg कांस्टेंट है और QE बढ़ गया तो इस जगह से अगर पार्टिकल को मैं ऊपर डिस्प्लेस करता हूं तो पार्टिकल ऊपर ही चला जाएगा। यानी पोजीशन 1 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पोजीशन 2 की बात करें। पोजीशन 2 पर मैं पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं तो यहां पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा कुछ QE, मैं प्राइम लगा देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल चुकी होगी। नीचे लग रहा होगा mg, और तुम जैसे ही इसे थोड़ा आगे जाते हो तो देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये QE घट चुका है, mg कांस्टेंट है, QE घट चुका है। इस पोजीशन पे mg QE बराबर थे, ऊपर QE घट गया है, यानी कि mg डोमिनेट कर रहा होगा, पार्टिकल नीचे आ रहा होगा। नीचे आने का मतलब वापस की तरफ आ रहा होगा, यानी मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा तो सेकंड पोजीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। कोई परेशानी बच्चों? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब मेरी इच्छा ये है कि हम लोग वो काम करें जिसके लिए आज एजेंडा है। आज का एजेंडा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा कैविटी प्रॉब्लम तक पहुंचने का है। आई डोंट थिंक कि कैविटी तक हम पहुंच पाएंगे, पर जितना भी कर पाएंगे उसको आज डिटेल में करेंगे। स्फीयर्स तो कम से कम मैं पढ़ा ही दूं। अब हम जो कल कर रहे थे उसमें हमने एक चीज सीखी थी, इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट के अंदर अगर सॉलिड शीट है तो उसके अंदर घुस के देखा था, उसके बाहर देखा था। इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 आती थी। और फिर हम लोगों ने कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कंडक्टर का पूरा मटेरियल का रीजन जो है इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। कंडक्टर की सरफेस जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और इस तरह की कई चीजें की थी। हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि मान लो कि आपके पास कोई एक इस तरह का कंडक्टर है और इस पर मैं एक चार्ज देता हूं Q, और मुझे ये बात पता है कि अगर कंडक्टर है और सॉलिड कंडक्टर मैंने आपको दे रखा है तो आपकी तुरंत फीलिंग आएगी कि जो चार्ज है वो 100% बल्क में नहीं जाएगा, सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। ठीक है ना? इसको मैं कंडक्टर लिख देता हूं। हाँ बेटा, बताओ। हाँ, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे बेटा कोई नहीं रहना चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हाँ हाँ, ये कह सकते हो इसको। ऑल्दो ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर ये कंडक्टर है तो चाहे सरफेस ले लो और चाहे बल्क ले लो, पोटेंशियल इज सेम, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम एवरीवेयर। वो जो मैंने लॉजिक दिया था तुम लोगों को, ई इंड्यूस्ड वाला, दैट इज द परफेक्ट लॉजिक। ठीक। अब सोचो, जो क्यू चार्ज आपने दिया कंडक्टर को, वो क्यू चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगा कि हमें करना पड़ेगा? कंडक्टर में ये अपने आप फैल जाता है। अपने आप ऐसा फैलता है कि इस रीजन में कुछ चार्ज आएगा, इस रीजन में कुछ चार्ज आएगा, इस रीजन में कुछ चार्ज आएगा, इस रीजन में कुछ चार्ज आएगा। ये पाया जाता है कि जिस जगह पे शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस का मतलब जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहां का जो सिग्मा होगा, और जो जगह स्मूथ है वहां का जो सिग्मा होगा, इनमें से शार्प एज वाला सिग्मा स्मूथ एज वाले सिग्मा से बड़ा होगा। यानी कि जहां जहां शार्प एजेस ज्यादा हैं, वहां पर ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जहां पर स्मूथ एजेस हैं वहां पर ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं होता। ठीक, ध्यान रखना है। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी। जहां पे जो आरसी है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सीन है। अब इतना ध्यान रखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, अच्छा लगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बढ़ते ही सिग्मा कम हो जाएगा, चार्ज कम एक्यूमुलेट होगा। सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के घटते ही जहां शार्प एजेस होंगी वहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। अब सोचना, लेटस से मेरे पास ये कोई शार्प एज है और यहाँ पे बहुत सारा सिग्मा एक्यूमुलेट हो गया, बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स होंगे, वो एयर के पार्टिकल, अच्छा यहाँ पर जब ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो इसके आसपास में, इसके लोकल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के आयनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स दौड़ने भागने लग जाएंगे, और हम इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कई जगह, कई कोचिंग्स में, कई जगह पर ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका चार्ज बाहर निकलने लग जाता है, जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, उनमें, सॉरी डिस्चार्ज कह रहा हूं, वो चार्ज होने लग जाते हैं, आयनाइज होने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो बेसिकली एयर अगर सराउंडिंग में चार्ज होने लग गई तो एक प्रॉब्लम की बात यह है कि चार्ज पार्टिकल्स दौड़ने लग जाएंगे, तो दूसरी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जब मोटर वगैरह बनाई जाती है उनको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी शेप का ना बना के गोल गोल बनाया जाता है, सिलेंड्रिकल शेप का बनाया जाता है, ताकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ज्यादा रहे और सिग्मा कम रहे। ठीक। अच्छा, एक चीज सोचो, इसी में अगर मैं ये ना करके एक काम ये कर लेता कि मैं स्फीयर बना लेता। लेट अस से कि मैंने एक स्फीयर बना लिया। अब स्फीयर है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, और मैं इसके ऊपर चार्ज देता हूं क्यू। क्या इसके हर पॉइंट का या हर सेगमेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही है? बिल्कुल। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसमें सेम ही रहेगा, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, स्फीयर का हर एक सेगमेंट का रेडियस आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूडी ऐसे लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि हर टुकड़े, हर बराबर टुकड़े को बराबर चार्ज मिला है। तो ये बहुत सिमेट्रिक केस बन जाता है, जो हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि ऐसे सिमेट्रिक केसेस की स्टडी और इसके इफेक्ट का प्रिडिक्शन हमारे लिए आसान होता है। रैंडम केसेस का प्रिडिक्शन इज नॉट इजी, पर सिमेट्रिक केसेस का प्रिडिक्शन इज वेरी मच इजी फॉर अस। और दूसरी बात ये, इसीलिए हमें बहुत सारे स्फेरिकल मटेरियल्स की स्टडी भी करनी है। ठीक। तो स्फीयर्स हम ढेर सारे पढ़ने वाले हैं। अब इनके बाद एक चीज और मैं पूछता हूं कि जैसे मान लो कि तुमने कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा, तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो कि ये एक अपना स्फीयर है और कंडक्टर है, तो पूरे में भर भी लो, मान लो मटेरियल भर लिया, और वो रहेगा तो सरफेस पे ही चार्ज, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सेंटर और ये आर, इसको मैंने चार्ज दिया Q1, और मैंने यहां पर कहीं चार्ज रख दिया Q2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जब, हाँ, क्योंकि जब आप Q1 डालोगे
तो Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन तो भैया यूनिफॉर्म होने वाला है। Q1 मान लो बराबर 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हमने कहा ठीक है Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर Q1 अकेला होता तो, लेकिन हमारे पास Q2 भी है, और Q2 के आते ही आप कहोगे कि पक्का Q2 अगर अकेला होता तो यहां पर निगेटिव 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 एक्यूमुलेट होते और इस तरफ पॉजिटिव 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 एक्यूमुलेट होते। तो आप इस बात पे, इस निष्कर्ष पे निकल आते हैं कि इस दिशा में कम पॉजिटिव और इस दिशा में ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे। या ये कह सकते हैं कि अगर Q2 बहुत स्ट्रांग है तो इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव या ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस जगह पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी कि जो सिग्मा बराबर 1/RC है, ये वैलिड सिर्फ उस कंडीशन पे है जिस कंडीशन में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कोई दिक्कत? वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? ओके, इस टॉपिक को अब मैं ओवर करता हूं और अब जंप करते हैं अच्छे टॉपिक पे। अच्छे टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास मान लो एक कंडक्टिंग मटेरियल है और मैं उसको किसी भी शेप का बना सकता हूं, ऐसा ले लेता हूं। ऐसा क्यों लिया? कोई भी शेप बनानी थी, अजीब सी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अ, ये कंडक्टर है और इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है पूरे में, मैं इसको कंडक्टर बोल रहा हूं। और इसको मैंने चार्ज दे रखा है Q, तो इस पर कोई चार्ज डेंसिटी आ गई होगी सिग्मा। और ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर की सरफेस के जस्ट आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपको बताना है। तो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड के लिए लेटस से मैंने एक छोटा सा रीजन ये बनाया। इस छोटे से रीजन के लिए ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाई विच इज सिलिंड्रिकल एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। और इस जगह पे जो लोकल चार्ज डेंसिटी है लेटस से वो सिग्मा है, और ये जो दूरी है ये नेग्लिजिबल है। आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको ठीक ठाक से समझ आए, मैंने बड़ा बनाया है। जस्ट आउटसाइड का मीनिंग ही यही है कि जो ये एरिया है, इस एरिया के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस में बाहर गया हूं ये इग्नोरेबल है। ठीक, कोई परेशानी इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो जो ये छोटा सा एरिया मैंने बनाया, वो छोटा सा एरिया जो है वो भले ही बहुत नन्हा सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सेपरेशन को मैं इग्नोरेबल बोल रहा हूं, इसलिए दिस होल एरिया कैन एक्ट एज इनफाइनाइट शीट। ठीक, ये इनफाइनाइट शीट की तरह काम कर सकता है। अब तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पक्का पक्का परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करती हैं। दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। और फिर मुझे दिखाई देता है कि इसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर की ही तरफ आने वाला है, और जबकि अंदर कोई फील्ड नहीं होने वाली है क्योंकि अंदर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, तो देयर इज नो लाइन, बट एरिया वेक्टर मान लो बाहर ही है। कोई दिक्कत नहीं एरिया वेक्टर तय लेने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ सेज E डॉट dA इज इक्वल टू Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। ये आपको कहा गया, ठीक है, कहा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, इस पे दो तरह की चीजें मेरे पास हैं। कौन सी? एक तो बेटा कर्व्ड और एक है बेटा फ्लैट। दो तरह की सरफेस है। कर्व्ड वाले से जो फ्लक्स है वो पक्का पक्का जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और जो कर्व्ड का एरिया है वो ऐसे है और वो 90 डिग्री पर है, तो फ्लक्स तो पक्का जीरो होगा। फ्लैट में भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। फ्लैट में दो ऑप्शंस, एक अंदर वाली सरफेस और एक बाहर वाली सरफेस। अंदर वाली सरफेस से जो फ्लक्स है वो बेटा जीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, तो लाइनें कैसे गुजरेंगी। बाहर वाली से जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू E इंटू DA होगी। जो छोटा सा ये एरिया मैंने लिया है इसको मैं DA बोल रहा हूं। ठीक, दैट इज इक्वल टू
Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। और जो Q enclosed है ये सही मायनों में क्या होगा, ये तो सिग्मा इंटू DA होगा, एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी इज द टोटल चार्ज। और इस जगह की लोकल चार्ज डेंसिटी को मैंने सिग्मा ले रखा है और एरिया DA है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, सिग्मा, थोड़ा बड़ा कर लें स्क्रीन को इस जगह पर तो बेहतर दिखाई देगा, सिग्मा इंटू DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DA से DA कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू जो निकल आएगी बेटा वो निकल आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E comes out to be sigma by epsilon naught। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ई फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि बेटा ये तो पहले ही बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं, और कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टर का पूरा मटेरियल इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, तो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई कंपोनेंट जो है वो सरफेस के अलोंग हो जाएगा, जिससे सरफेस पर चार्ज दौड़ने लग जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कहती है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, चार्ज या तो हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है या तो लोअर से हायर पोटेंशियल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो चार्ज दौड़ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबकी वजह से, सबका मतलब किसकी वजह से, मैं पीछे एक पेज कर दूं और फिर दिखाऊं आपको कि आपने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन कारणों से, अगर इसके कारण ढूंढने जाओगे तो ये जो छोटा सा रीजन है दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो अगल बगल का, ये हिस्सा खुद भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। विशेष ध्यान रखना कि आपने पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैलाया है, तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे के सारे चार्ज एलिमेंट्स की वजह से है। विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। ठीक, अब बात आती है इलेक्ट्रिक प्रेशर की। इलेक्ट्रिकल प्रेशर, व्हाट इज रियली इलेक्ट्रिकल प्रेशर? देखें, इलेक्ट्रिकल प्रेशर ये है कि मान लो जैसे अभी हमने एक सरफेस बनाई थी, वैसी सरफेस हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये सरफेस बना ली हमने, इसमें कंडक्टर मटेरियल भी भर दिया, भाई पूरा कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, इक्विपोटेंशियल रीजन हो गया, अच्छा लगा। अब मैं कह रहा हूं तुम लोगों से, जानबूझ के इस छोटे से रीजन को अलग मानो, इसको आप कहो कि डीए एरिया है। डीए क्यों? बहुत छोटा लिया है, बहुत नन्हा, दिखाने के लिए बड़ा बनाया, और पॉजिटिव चार्ज मैंने ऐसे फैलाया हुआ है। ठीक है, ये है। अब गौर से सोचो, मैं इस रीजन को अगर अलग कंसीडर करूं तो मैं बाकी सब रीजन को अलग कंसीडर कर सकता हूं। गौर से देखो, ये सारे जो चार्जेस हैं, क्या ये इस वाले एलिमेंट पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे। और जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स से, क्या एरिया से अगर फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या प्रेशर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि मैं अपने जो मेरा सरफेस है कंडक्टर का, इसको एक छोटा सा टुकड़ा इसका ले लूं, तो मैं इस छोटे से टुकड़े को अलग कंसीडर करूं और रेस्ट ऑफ द सरफेस को अलग कंसीडर करूं, तो मेरे लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाते हैं। हमारा कंसीडर किया गया एरिया और बाकी लेफ्ट ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया। लेफ्ट ऑफ द सरफेस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगी इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे,
और इसी तरह मैं कोई और भी चार्ज का एलिमेंट ले सकता हूं, मान लो यहां सरफेस ले ली, तो बाकी रेस्ट ऑफ द सरफेस इस वाले पार्ट पे फोर्स लगाएगी। मैं यहां पे एक सरफेस ले सकता हूं, बाकी रेस्ट ऑफ द सरफेस इस वाली सरफेस पे फोर्स लगाएगी। यानी कि हर एक छोटे एलिमेंट पे रेस्ट ऑफ द सरफेस के चार्जेस फोर्स लगाएंगे। यानी कि एक तरह से हर एक एलिमेंट पर फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से ये इस पार्टिकल, इस कंडक्टर की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और वही इलेक्ट्रिकल प्रेशर हमें निकालना है। और खास बात क्या है इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर की, कि अगर इलेक्ट्रिकल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो टूट सकता है, फूट सकता है, किसी तरह का डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें इस बात पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी तरह की, जिस भी शेप का हमने कंडक्टर लिया है, उसमें जो हम चार्ज दे रहे हैं, उस चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिकल प्रेशर ना क्रिएट हो जाए जिससे हमारा मटेरियल डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, टूटने लग जाए, डैमेज हो जाए। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के कुछ नियम है। पक्का पक्का इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, क्योंकि जो कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। मैं एक काम करूं कि एक छोटा सा ये रीजन बनाऊं, नन्ना सा, और मैं ये जरा सा बाहर निकला। इस जरा से बाहर की जो दूरी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 0.1 एंगस्ट्रॉम ज्यादा ही कुछ छोटा हो गया, लेकिन आपको एक फील कराने के लिए कि 0.1 एंगस्ट्रॉम कितना छोटा होता है। तो अगर ये इतना पास में चला गया, अबे एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है पगला। हम्म। तो क्या ये जो रीजन छोटा वाला है, दिस कैन एक्ट एज इन्फिनिट शीट? हाँ सर, इन्फिनिट शीट की तरह काम कर सकती है। अच्छा सोचो, जो फोर्स है वो क्या होती है? फोर्स होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज किसका? जिस पर फोर्स लग रही है। किस पर फोर्स लग रही है? इस नन्हे वाले रीजन पर। इस नन्हे वाले रीजन पे अगर फोर्स लग रही है तो उसका चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू डी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी अभी हम लोगों ने कंडक्टर के पास? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई परेशानी? और फिर मैं ए को नीचे भेज दूं तो एफ बाई ए या डी ए इज इक्वल टू प्रेशर, और फिर इसको लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें किसी को? नो सर, इसमें कोई परेशानी नहीं। भाई फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमने निकाल लिया, पर ये गलत है, रॉन्ग है। गलत क्यों है उसका रीजन समझो। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लिखी गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखी गई है। हाँ, ये जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ये किसकी वजह से है? मैंने अभी आप लोगों को जब ये कंडक्टर के सरफेस के पास की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी तो ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना सिर्फ इस चार्ज एलिमेंट की वजह से बल्कि आसपास के सारे चार्जेस की वजह से है। जबकि जब मैं एक चार्ज Q नॉट यहां लेता हूं और एक चार्ज Q1 यहां लेता हूं और कहता हूं Q नॉट पे क्या फोर्स लगी, तो तुम कहोगे Q इंटू ई या Q नॉट इंटू ई। Q नॉट ऐसे ही रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे K Q1/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप Q नॉट की लिख रहे हो कि Q1 की लिख रहे हो? Q1 की लिख रहे हो। यानी कि जिस चार्ज पर फोर्स लग रही है उस चार्ज को छोड़कर बाकी जितने चार्ज मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। और हम जो यहां पर ऊपर लिखकर आए हैं वो सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्लूडिंग आर एलिमेंट ऑल्सो। तो गलत हो गया। जबकि फोर्स की जगह पे मुझे लिखना चाहिए Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट मतलब जो मैंने एलिमेंट बनाया इसके अलावा जो दूसरे चार्ज एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ई अदर कैसे निकलेगा? ई अदर ऐसे निकलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैंने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखी थी, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस एलिमेंट और बाकी बचे सारे एलिमेंट्स की वजह से थी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में से अगर मैं इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा अदर वाले का। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और गौर से सोचो, अगर मैं इतनी छोटी दूरी पर हूं, जस्ट नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो क्या ये जो छोटा एलिमेंट मैंने बनाया है, दिस स्मॉल एलिमेंट कैन एक्ट एज इनफाइनाइट शीट? हाँ, और इनफाइनाइट शीट के एक तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हिस्सा है ई टोटल, और ये ई हिस्सा है ई एलिमेंट, जो मैंने एलिमेंट लिया है उसका। कोई परेशानी बेटा इसमें किसी को? अच्छा बेटा, इनफाइनाइट शीट ऐसे है कि अगर बेटा मेरे, ये एक सरफेस है,
ये बड़ी हो चाहे छोटी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे अगर मैं डी डिस्टेंस पर हूं और अगर मुझे इस सरफेस को इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट करना है तो आई शुड से कि डी इज टेंडिंग टू जीरो। अगर ये सरफेस डी इज टेंडिंग टू जीरो हो गई, मतलब जो जिस डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं वो बहुत ही छोटी है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द कंडक्टर, तो वो इनफाइनाइट शीट की तरह काम करने लगता है। ये क्लास में मैंने बताया रिलेटिव टर्म है कि डायमेंशंस ऑफ शीट के कंपैरिजन में अगर मेरी डिस्टेंस बहुत ही लल्लू है तो शीट मेरी इनफाइनाइट बन जाएगी। और मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि 0.1 एंगस्ट्रॉम का डेटा इसीलिए दे दिया ताकि आपको फीलिंग आ जाए यार ये तो एक एटम के बराबर की दूरी है, और एटम के बराबर की दूरी का मतलब चाहे इतना छोटा एरिया ले लो इट विल बिकम इनफाइनाइट, और वो इनफाइनाइट शीट की तरह काम करने लग जाएगा। तो आप ई अदर देखो क्या बना, ई अदर वी कैन से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पुट करने की कोशिश करेंगे यू विल फाइंड कि Q की वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए, Q की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए सिग्मा इंटू डी ए, और इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डीए को मैं नीचे भेज दूं F बाई डी ए, और ये बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक प्रेशर दैट विल बिकम सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिख देते हैं जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है जो कि हमारे चूजन एलिमेंट के अलावा जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनकी वजह से। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये आपकी परेशानी है। बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है, प्लीज इलाज करके आए। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया। अब मैं आपको कंडक्टर्स में स्फीयर पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे किताबों में क्या करते हैं, स्फीयर्स को अलोंग विद द चैप्टर पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं स्फीयर्स को बिल्कुल अलग सेगमेंट करके पढ़ाता हूं। स्फीयर बिल्कुल अलग तरह से पढ़ाता हूं। अलग तरह का मतलब कि इतना सब कुछ हम पढ़ के आ गए हैं, अब सिर्फ स्पेसिफिक होकर स्फीयर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेरे पास मटेरियल 2 तरह के हैं, एक नॉन कंडक्टिंग और दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल। और स्फीयर 2 तरह के हो सकते हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो मेरे स्फीयर्स जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से 4 तरह के बन जाएंगे। पहला बनेगा बेटा हॉलो कंडक्टिंग, ठीक। और दूसरा कंडक्टर हो सकता है, दूसरा स्फीयर हो सकता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तीसरा हो सकता है सॉलिड कंडक्टिंग, और चौथा हो सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कोई दिक्कत इसमें? मैं इसको HC बोलता हूं, इसको HNC बोलता हूं, इसको SC बोलता हूं सॉलिड कंडक्टिंग, इसको बोलता हूं SNC सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कोई दिक्कत इसमें बेटा? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स, और इनकी अगर इस पे चार्ज वार्ज दे दिया जाए तो इनकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बेसिकली हमें निकालना है, ठीक। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैंने स्फीयर बनाया, अब मैं एक स्फीयर बना के आपको दिखा रहा हूं। लेट अस से ये एक स्फीयर है। अब ये इन चारों में से कोई भी हो सकता है, और मैं जानबूझकर इसमें 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, एक अंदर A और एक बाहर B। मैं कहता हूं फॉर A अगर ये रेडियस इसकी R है, स्मॉल r जो जनरल सेपरेशन है वो रेडियस से छोटा है क्योंकि हम अंदर होके बात कर रहे हैं। और अगर मैं बाहर के पॉइंट की बात करूं फॉर B, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। गौर से देखो, दिस इज स्मॉल r, और गौर से देखो दिस इज स्मॉल r। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे A और B के लिए 3 बातें पता करनी है। क्या क्या बातें? इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और R का ग्राफ। कितने सवाल हो गए बेटा? ये 6। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को 6 सवालों में? नहीं। यहां पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखो आपके पास कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 8 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं स्फीयर्स के लिए, और आपके पास कितने टाइप के
ये स्फीयर से सोचो, या 7 टाइप मान लो, 7 टाइप की प्रॉब्लम मान लो। 7 टाइप की प्रॉब्लम इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो एक ही बात हो गई। तो आपके पास 7 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मौजूद हैं और 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर मौजूद है। टोटल प्रॉब्लम कितनी हो गई? 28। तो हमें 28 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। और मुझे बिल्कुल तोते की तरह रटे हुए हैं, आपको भी तोते की तरह रटे होने चाहिए। जैसे जैसे हम करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा, सीखते जाएंगे। अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि मैं आपको सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये 3 मटेरियल के स्फीयर्स, ये 3 तरह के स्फीयर्स बनाकर दिखाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी। अब मैं आपको कहता हूं कि लेट अस से रेडियस आर है और मैंने इसको चार्ज दिया क्यू। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड का मतलब अंदर मटेरियल भरा है, तो चार्ज कहां रहेगा, अंदर की बाहर? बाहर क्यों रहेगा? कंडक्टिंग है, सरफेस पे ही चार्ज को रहना है। और अगर स्फीयर है और बाहर कोई और चार्ज नहीं रखा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अब मैं इसमें कलर भी कर दे रहा हूं ताकि पता चले सॉलिड कंडक्टिंग है। मैं दूसरा स्फीयर बनाता हूं बेटा आपके लिए, जो हॉलो कंडक्टिंग है। ठीक, ये हॉलो कंडक्टिंग। अब इस हॉलो कंडक्टिंग के अंदर मुझे बताओ, अगर मैं चार्ज दे रहा हूं इसको Q, तो ये चार्ज कहां जाने वाला है? सिर्फ सरफेस के अंदर, क्योंकि अंदर खाली है, मटेरियल ही नहीं, तो चार्ज कहां रहेगा? अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि बाहर तो मैंने कोई चार्ज दिया ही नहीं। अब मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। अब बताइए बेटा कहां जाएगा इसका चार्ज, अगर मैंने इसको Q चार्ज दिया? पूरे रीजन में बेटा इस शब्द को पढ़ो, हॉलो है तो सिग्मा आएगा। उत्तरी तो ये जो मेरे 3 स्फीयर्स हो गए, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया। और जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, पोटेंशियल एट ए। है बेटा? साईं बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? अगर कोई रीड कर पा रहा है उसका मैसेज तो मुझे पढ़ के बताओ क्या वो बोल रहा है। हाँ तो बेटा मैसेज डालो तुम, दूसरा बच्चा पढ़ के बता रहा है तुम्हारा मैसेज। अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, सिग्मा डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो गया, क्योंकि स्फीयर है हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। गौर से देखें कि अगर इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है, तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि इन चारों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर, पोटेंशियल अंदर पोटेंशियल बाहर और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, वो सेम ही होने वाली है। सेम होने वाली है का मतलब यह है कि मैं इन चारों के लिए ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे ब्रैकेट बनाऊं और कहूं कि एक ही है। इसका मतलब मेरा जो Sc है सॉलिड कंडक्टिंग, Hc है हॉलो कंडक्टिंग, और HNC है हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये एक ही मटेरियल है, कुछ और है ही नहीं। यानी कि ये 3 एक हो गए। और अब मैं अगर दूसरा स्फीयर बनाने की कोशिश करूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो यू कैन सी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ऑल्सो। और इसके अंदर मैं मटेरियल भर देता हूं और कहता हूं कि नॉन कंडक्टिंग। ठीक, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो भैया जो चार्ज दोगे इसको Q,
वो इसके हर तरफ फैलेगा, अंदर बाहर चारों तरफ। और अगर इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया तो 100% बात है इसका ई, इसका वी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पुराने वालों से मैच नहीं करेगी। तो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फीयर्स। 3 की जगह कितने हो गए? 4 की जगह 2 स्फीयर्स हो गए। पहले वाले में कौन आ रहा है? HC हॉलो कंडक्टिंग, SC हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ये HC, SC, HNC ये एक तरफ हो गए, एक ही भाई हैं ये। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग मटेरियल हो गया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ये अलग मटेरियल हो गया। अब मैं ई और बाकी सब की बातें इन तीनों के लिए करने जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो गौर से देखो, जैसे ही 2 हुए और हर एक के लिए 7-7 सवाल है, तो वी हैव 14 फॉर्मूलाज फॉर अस। ठीक बेटा, नॉन कंडक्टिंग है ना, तो कहीं भी चार्ज रह सकता है। अगर ये कंडक्टर होता तो इसकी सरफेस पे जाता ना, अंदर नहीं रहता। नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो चार्ज नहीं आ सकता। नॉन कंडक्टर ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि हमारे अंदर चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए नॉन कंडक्टर को कितना भी चार्ज दिया जा सकता है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, और स्फीयर में कौन से स्फीयर वो सोचो, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इन 3 स्फीयर्स की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो इन तीनों के लिए वैलिड है, चौथे वाले के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हम चौथे वाले के लिए ड्राइव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम इनके लिए ये 3 बातें डिराइव करते हैं। तो मान लो मैंने एक स्फीयर बनाने की कोशिश करी, लेट्स से मेरा स्फीयर ये रहा। अब मेरा जो इस पर मैं चार्ज दे रहा हूं, मैं कहूं कि चार्ज इस पे मैंने दिया Q, और वो चार्ज यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तुमको अच्छा लगेगा देखकर कि हाँ भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सरफेस पे होने वाला है, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग तो हमने लिया ही नहीं है, इसलिए ये हिस्सा जो है ऐसा ही रहने वाला है। ये रेडियस इसकी R है। अब मेरे पास स्मॉल r इज ग्रेटर देन r का भी केस हो सकता है, और स्मॉल r लेस देन r का भी केस हो सकता है। मतलब मैं अंदर के लिए भी बात कर सकता हूं और बाहर के लिए भी बात कर सकता हूं। लेट अस से मेरा एक पॉइंट है A जो अंदर है, अंदर है, तो मैं सेंटर से किसी r दूरी पर गया और यहां से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई। कोई दिक्कत तो नहीं? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई। तुमको देखते ही इस बात की फीलिंग आएगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है तो इस रेडियल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, और किसी डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग कई बार सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, इसलिए आई होप क्लियर होगा। अब मैं अंदर वाले के लिए अगर बात कर रहा हूं, ए पॉइंट के लिए, तो मुझे लिखना चाहिए गॉस लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें इतना क्लियर पता है कि जो क्यू एनक्लोज्ड है वो अपने आप में कितना है बेटे? 0। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी? 0। यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हाँ, क्योंकि अगर ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि चार्ज नहीं है। और अगर किसी भी तरह से कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, और वो वैसे भी आ रही है, तुम देखो प्रूफ करने पर भी आ रही है। कोई परेशानी बेटा इसमें किसी को? बाहर के लिए मैं एक स्मॉल r रेडियस लेता हूं सेंटर से, और एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाता हूं। ये गॉसियन सरफेस, और फिर हाँ, तो ये तीनों लिखे ना बेटा, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। मैंने तीनों एक साथ लिखे ना, जो इसके लिए वैलिड है वही इसके लिए है, वही इसके लिए। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का सेम है, इसलिए सब कुछ सेम है। फिर से तुमको दिखाई देगा, अगर ये सेंटर को सेंटर मानते हुए स्फीयर बनाया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रेडियल आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो इनवर्ट होती। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यही रहने वाला है, बराबर बराबर। क्यों? क्योंकि दूरियां बराबर है चार्जेस से, और एरिया वेक्टर भी जो निकल के आएगा इस सरफेस का वो रेडियल आउटवर्ड ही निकल के आएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 है।
तो मैं यहां लगा सकता हूं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हटाते ही cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इधर आ जाएगा और इसको लिखोगे डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और मेरी इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो ये टोटल चार्ज है, यानी कि ये क्यू है। अब डीए को इंटीग्रेट करोगे तो मेरी इस येलो वाली गॉसियन सरफेस का एरिया आना चाहिए। अगर मैंने इसका एरिया स्मॉल आर ले रखा है ये, तो कॉमन सेंस तुमको कहेगा कि ये जो एरिया का इंटीग्रेशन है वो टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया बनना चाहिए, यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यू कैन से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे ये तो सर बड़ा पड़ा, ये तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हाँ, और अगर तुम लोग गौर से देखो तो ये जो मैंने दूरी नापी है आर इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखी है कि जैसे इस चार्ज को इसके सेंटर पर रख दिया जाए, पॉइंट चार्ज बना दिया जाए, तो जो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की आ रही है। यानी कि किसी भी चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगी इस HC SC HNC में कि सारे चार्ज को उसके सेंटर पर कंसंट्रेट कर दिया जाए, तो आर सेपरेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक, कोई परेशानी? concentrated at the center for r greater than r। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसी में कोई बच्चा कहे कि सर जी अभी आप ग्राफ भी कर रहे थे, जरा ग्राफ भी पढ़ा के बताओ। तो देखो भाई ग्राफ पढ़ा के बता देते हैं। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा आर, ये दूरी वो है जो आर बराबर आर है, मतलब जहां रेडियस आ जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, जब मैं अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। जब मैं अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। और जब मैं बाहर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में? ये ग्राफ भी हो गया। अब मैं चर्चा करता हूं पोटेंशियल की।